आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल नंबर 822 MY 2020 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 6 का क। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किमी प्रति घंटा है तथा यह धारा की दिशा में 22 किमी और धारा के विपरीत दिशा में 15 किमी 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आपसे धारा की चाल पूछ रहा है तो धारा की चाल को मान लेंगे x किमी प्रति घंटा। माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 8 किमी प्रति घंटा दिया था। अब धारा की दिशा में नाव की चाल निकालेंगे और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल के लिए नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ देते हैं और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल के लिए नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब धारा की दिशा में 22 किमी जा रही थी नाव, तो धारा की दिशा में 22 किमी जाने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी 22 किमी है और चाल 8 + x है, घंटे हो जाएगा। अब धारा के विपरीत दिशा में निकालेंगे। धारा के विपरीत दिशा में 15 किमी जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 15 था और चाल थी 8 - x घंटे। अब दोनों समय निकल गया, धारा की दिशा में भी और धारा के विपरीत दिशा में। इन दोनों समयों को जोड़ करके 5 घंटे लग रहे थे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। प्रश्नानुसार धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दोनों को जोड़ करके बराबर 5 लिख देंगे। इस तरह हमको एक समीकरण मिलेगा। अब इस समीकरण को हल करेंगे। तो इस समीकरण को हल करने के लिए ये दोनों भिन्नों को देखेंगे। इसका हर 8 + x है और इसका हर 8 - x है, यानी दोनों अलग अलग है। इसलिए इन दोनों का एलसीएम निकालते समय दोनों को लिखेंगे। अब 8 + x से 8 + x कट जाएगा, 8 - x बचेगा और इसका गुणा हम इसी के अंश में कर देंगे, यानी 22 में गुणा कर देंगे। तो 22 में गुणा हो जाएगा 8 - x का। इसी तरह 8 - x से 8 - x कटेगा, आपका 8 + x बचेगा और इसका गुणा इसी के अंश में कर देंगे, यानी 15 में कर देंगे। तो 15 × 8 + x हो जाएगा। अब देखिए गुणा कराएंगे अंदर, तो 22 का 8 में गुणा करेंगे तो 176 हो जाएगा और 22 का -x में गुणा करेंगे तो -22x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 15 का 8 में गुणा करेंगे 120 हो जाएगा और 15 का x में गुणा करेंगे तो 15x हो जाएगा। और नीचे भी गुणा करा लेंगे या फार्मूला लगा देंगे। तो एक कोष्टक में a + b है और एक कोष्टक में a - b। तो आपका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b बराबर a² - b² हो जाएगा। यानी a की जगह पर 8 है तो 8 का स्क्वायर और b की जगह पर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 176 और 120 ये दोनों जुड़ जाएगा और 296 हो जाएगा। -22x और +15x है, तो एक माइनस में एक प्लस में है तो घट जाएगा। तो 22 में से 15 घट जाएगा तो -7x हो जाएगा और नीचे 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा -x² और ये 5 है तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं। अब फिर ये गुणा कराएंगे। तो देखिए कैसे गुणा करना है आपको। 1 का गुणा कर देंगे इसमें और 5 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो 296 ही रहेगा। और 1 का गुणा -7x में करेंगे तो -7x ही रहेगा। 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 5 का गुणा 64 में करेंगे 320 हो जाएगा और 5 का गुणा -x² में करेंगे तो -5x² हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे इन दोनों का, तो इधर -5x² है, इधर आकर के +5x² हो जाएगा। -7x है तो -7x को लिख लेंगे, +296x है +296x लिख लेंगे और इधर +320 है, इधर आएगा तो -320 हो जाएगा। अब घटा देंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। 5x² रहेगा, ये -7x रहेगा और इन दोनों एक प्लस में और एक माइनस में तो घट जाएगा, तो हो जाएगा -24, यानी 5x² -7x -24 बराबर 0। अब ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब 5x² -7x -24 बराबर एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले 5 का गुणा 24 में करा लेंगे, तो 24 में 5 का गुणा होगा तो 120 हो जाएगा। अब आपको ऐसी दो संख्या सोचना होता है जिसका गुणा करने पर 120 आए और जोड़ने घटाने पे 7 आए। तो 120 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और जो गुणनखंड मिलेगा इन्हीं में से संख्या को सेट करेंगे। तो दो संख्याएं हमको मिल गई 15 और 8, इसका गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा और 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए 5x² -15x + 8x -24 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 4 पद बन गए, 2 पद ये और 2 पद ये, इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे 5x, तो बच जाएगा x - 3। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 8, तो इसमें भी बच जाएगा x - 3। ध्यान देना है कि दोनों कोष्टक में एक ही जैसा आना चाहिए। अब हम एक कोष्टक में लिख लेंगे x - 3 और जो बचेगा उसको दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। तो यहाँ पर 5x बच रहा है और यहाँ पर 8 बच रहा है, तो उसको दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे 5x + 8 बराबर 0। अब यदि x - 3 बराबर 0 तो x और इधर -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा।
और यदि 5x प्लस 8 बराबर 0 तो 5x बराबर प्लस 8 है, उधर जाएगा -8, तो x बराबर -8/5। ये ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। और x बराबर 3 ही क्या होगा, मान्य होगा। अतः धारा की चाल क्या हो जाएगी, 3 किमी प्रति घंटा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का ख, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे प्रश्न में कह रहा था कि एक सड़क है, तो मान लीजिए BD बराबर एक सड़क है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। अब सड़क के एक किनारे पर एक स्तंभ है AB और दूसरा स्तंभ है BE। दोनों की ऊंचाइयां समान थी, प्रश्न में समान कहा था, इसलिए दोनों की ऊंचाइयां समान है, इसलिए मान लेंगे यह h मीटर है, ये भी h मीटर है। अब सड़क पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा था और 30 अंश बन रहा था। चूंकि मीनार समान है, इसलिए ये बिंदु ठीक बीच में नहीं होगा, एक तरफ कहीं किनारे की तरफ होगा, ताकि वहां से देखने पर एक जगह पर 30 अंश का कोण बने और एक 60 अंश का कोण बने। अगर बीच में होता तो मीनार समान ऊंचाई के हैं और दोनों कोण बराबर बनता, यानी बीच में नहीं है, यानी कहीं न कहीं थोड़ा सा बीच में ना होकर के किनारे की तरफ है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है और इसका नाम C है। अब यहाँ से इस स्तंभ के शिखर को देखने पर 60 अंश का कोण और यहीं से इस स्तंभ के शिखर को देखने पर 30 अंश का कोण बन रहा था। अब इस पूरी बात को हम लिख लेंगे कि माना BD 100 मीटर की क्या है, एक सड़क है। ये BD जो है वो 100 मीटर की एक सड़क है। BC x मीटर, मान लेंगे ये BC दूरी x मीटर है, तथा CD, तब ये C यहाँ से यहाँ तक, यानी ये CD 100 में से क्या करेंगे, इस x को घटा देंगे, यानी 100 माइनस x मीटर है। अब माना AB बराबर स्मॉल h मान लेंगे, चूंकि दोनों बराबर है तो AB बराबर h और DE बराबर h मीटर। अब कोण BCA यानी ये कोण आपका 60 डिग्री का है, तथा ECD ये कोण 30 डिग्री का था, उसको लिख लेंगे। अब एक एक त्रिभुज लेंगे, तो पहला समकोण त्रिभुज ABC में इस समकोण त्रिभुज में इसका मान x है और इसका मान h है, तो इसको आधार बोलते हैं। अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब, तो आपका tan थीटा का फार्मूला लग जाएगा और tan 60 अंश लगेगा। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब है आपका h और आधार है x, तो h बटे x। अब tan 60 का मान रख देंगे तो √3 होता है, बराबर h/x। अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं √3/1 और तिर्यक गुणा करा देंगे, तो तिर्यक गुणा x का इसमें हो जाएगा और h का 1 में हो जाएगा, तो h का 1 में हो जाएगा तो h हो जाएगा, और x का √3 में हो जाएगा तो x √3 हो जाएगा, यानी x √3 बराबर h हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज CDE में tan 30 अंश बराबर h/100 माइनस x, यानी लंब क्या था, h था और आधार कितना था, 100 माइनस x, तो 100 माइनस x लिख लेंगे। अब tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h/100 माइनस x। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो h का गुणा √3 में हो जाएगा और 1 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो h का √3 में होगा तो h √3 और 1 का इन दोनों में होगा तो 100 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, x इधर माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और h √3 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 100, पहले से ही है 100 लिख लेंगे, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 100 माइनस h √3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से h का मान, तो ये समीकरण 1 से h का मान x √3 है, तो x √3 समीकरण 2 में रख देंगे। तो जहाँ पर समीकरण 2 में h होगा तो यहाँ पर समीकरण 2 में h यहाँ पर है, तो यहाँ पर रख दिया जाएगा x √3। तो देखिए कैसे रखेंगे, x है तो x लिख लेंगे, बराबर की जगह बराबर, 100 है तो 100 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, और h की जगह पर x √3 रख देंगे, और पहले से ही एक √3 है उसको भी लिख लेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, x रहेगा ही, 100 भी रहेगा, और √3 का √3 में गुणा होकर के 3 हो जाएगा, और x तो है ही तो ये 3x हो जाएगा। अब इधर माइनस 3x है, इधर आ जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, तो इधर x प्लस 3x हो जाएगा और इधर हो जाएगा बचेगा केवल 100। अब देखिए x और 3x जोड़ करके 4x हो जाएगा और इधर 100 हो जाएगा। अब x का मान निकालना, इसलिए 4 को उधर भेज देंगे, तो 4 इधर मल्टीप्लाई में रहता है, उधर जाकर डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा 100/4।
4 से 100 को काट देंगे 25 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 मीटर। यानी BC बराबर दूरी आपकी 25 मीटर आ गई। B से C की दूरी कितनी आ गई 25 मीटर। और फिर CD दूरी निकालना है, तो CD 100 - x था, तो x की जगह पर 25 रख देंगे, तो 100 - 25 बराबर 75 मीटर। CD दूरी आ गई आपकी 75 मीटर। अर्थात B से C की दूरी 25 मीटर और D से C की दूरी यानी बिंदु की दूरी, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, B से बिंदु की दूरी 25 मीटर है और D से बिंदु की दूरी 75 मीटर है। अब x का मान 25 है, उसको समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान हमारा 25 है, तो यहाँ समीकरण 1 आपका था x√3 बराबर h। अब इस x की जगह पर 25 रख देंगे, तो 25√3 बराबर h हो जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई हो जाएगी हमारा 25√3 मीटर। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल नंबर 822 MY 2020। 4 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6 का ग। 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो आपका कह रहा था कि एक बेलन है और फिर ये बेलन है पूरा एक लंबवृत्तीय बेलन है और इसमें से शंकु काट लिया जाता है। शंकु की आकृति काट करके निकाल दी जाती है। तो जब काट कर निकाल दी जाएगी तो कुछ इस तरह की आकृति बच जाएगी और इस बची हुई आकृति का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो पृष्ठ बच गए हैं उनका क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें आपको समझना होगा, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल, बेलन की त्रिज्या दिया था 6 सेमी, बेलन की ऊंचाई दिया था 10 सेमी। चूंकि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक शंकु काटा जाता है, इसलिए शंकु की त्रिज्या हो भी 6 सेमी हो जाएगी और शंकु की ऊंचाई भी 10 सेमी हो जाएगी। अब इसमें देखिए कौन कौन से पृष्ठ बच रहे हैं। तो आपका एक वक्राकार पृष्ठ बचेगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ बचेगा, जो बाहर वाला पृष्ठ होगा वो बचेगा। फिर एक नीचे वाला पृष्ठ बचेगा, एक वृत्त जैसा नीचे का पृष्ठ बचेगा। और एक अंदर जो पृष्ठ बचेगा वो शंकु के आकार का होगा। अंदर वाला जो पृष्ठ होगा वो शंकु के आकार का होगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ बचेगा। तो देखिए जब हम इस बचे हुए ठोस का, ये शेष बचे हुए ठोस का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमको क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है πr/l, यानी l का मान चाहिए। और l का मान के लिए निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, चूंकि l² बराबर h² प्लस r²। h की जगह पर 10 रख देंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा, r की जगह पर 6 रख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 100 और 36 को जोड़ देंगे 136 हो जाएगा। तो l² बराबर 136, तो l बराबर √136 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल अब आज गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका, पहले 2 से 136 को काटेंगे, फिर 68 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 34 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 17 आ जाएगा और 17 से काट देंगे, यानी आपका अंडर रूट में हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 17। ये पूरा लिख लेंगे। अब इसमें जिसका पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा, तो इस 2 का पेयर बन जा रहा है तो ये एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल गया। इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है तो इन दोनों का गुणा करा करके कर्ण के अंदर ही लिख देंगे, यानी यल बराबर आ गया 2 कर्ण में 34। अब देखिए आपको ज्ञात करना था शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h और बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। अब इन तीनों में से πr कॉमन निकाल लेंगे तो आपका बच जाएगा, यहाँ से πr निकलेगा तो बचेगा 2h, उसको लिख लेंगे। यहाँ से πr निकलेगा तो r 2 बार है तो 1 बार बच जाएगा, यहाँ से πr निकलेगा तो l बच जाएगा। r का मान 6 रख देंगे और पाई है ही, पाई का मान इसमें नहीं रखेंगे और 2 का गुणा h में करेंगे और h का मान 10 है, r का मान 6 है, l का मान 2 अंडर रूट में 34 है। 6 का पाई में गुणा कर देंगे तो 6 पाई हो जाएगा और 2 का 10 में गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 6 है ही और यहाँ पर है 2 अंडर रूट 34। अब देखिए 20 और 6 को जोड़ देंगे 26 हो जाएगा और यहाँ पर 2 अंडर रूट में 34 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकल जाएगा इससे भी और यहाँ से भी, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 13 हो जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा तो 34 हो जाएगा और 2 बाहर निकल गया है। अब 2 का गुणा 6 पाई में कर देंगे तो हो जाएगा 12 पाई और यहाँ पर रहेगा 13 प्लस
अंडर रूट में 34 सेमी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का घ, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। आपको संचयी बारंबारता वक्र खींचना है अधिक प्रकार का। यहाँ पर ध्यान रखना है, दो प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र खींचा जाता है, एक अधिक प्रकार का और एक कम प्रकार का। तो इसमें अधिक प्रकार का वक्र खींचना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे जिसमें जो पहला था उसमें मान लिखना था और दूसरे में बारंबारता लिखना था। तीसरे में आप लिख लेंगे से अधिक प्रकार की। अगर कम प्रकार का पूछा रहेगा तो से कम प्रकार का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिक प्रकार का पूछा इसलिए लिखेंगे से अधिक प्रकार की। और चौथे कॉलम में आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो मान दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। बारंबारता दिया है 17, 20, 26, 42, 34, 28। तो से अधिक प्रकार का जब पूछेगा तो हम ये जो मान दिया उसकी निम्न सीमा ले लेंगे। ये सब निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा कहलाएंगी। तो निम्न सीमा आपका है 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो पहला लेंगे 0 से अधिक, दूसरा 5 से अधिक, तीसरा 10 से अधिक, चौथा 15 से अधिक, पांचवा 20 से अधिक, छठवां 25 से अधिक। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो जब संचयी बारंबारता निकालना होगा, अगर पूछा है 0 से अधिक, आपको बताना है 0 से अधिक, तो 0 से अधिक जब लेना होगा तो सबको जोड़ देंगे, यानी सबको 17 को, 20 को, 26 को, 42 को, 34 को, 28 को, सबको जोड़ेंगे तो ये 0 से अधिक की संचयी बारंबारता हो जाएगी। 5 से अधिक जब पूछेगा तो 20 को, 26 को, 42 को, 34 को और 28 को जोड़ेंगे। 10 से अधिक पूछेगा तो 10 से 15 वाला जहाँ है तो 26 को, 42 को, 34 को, 28 को जोड़ेंगे। 15 से अधिक पूछेगा तो बस 42 को, 34 को, 28 को जोड़ेंगे। 20 से अधिक पूछेगा तो 34 को और 28 को जोड़ेंगे। और 25 से अधिक पूछेगा तो केवल 28 को जोड़ लेंगे। या यहाँ पर भी समझ सकते हैं, 0 से अधिक सबको जोड़ देना है, 5 से अधिक 20 से 26, 42, 34, 28 जोड़ना है, 10 से अधिक 26, 42, 34, 28 को जोड़ना है, 15 से अधिक 42, 34, 28 जोड़ना है, 20 से अधिक 34 और 28 को जोड़ना है, 25 से अधिक केवल 28 लिख देंगे। अब देखिए हम इसका संचयी बारंबारता वक्र कैसे खींचेंगे। इसके लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ग्राफ में एक क्षैतिज लाइन खींच लेंगे जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेंगे जिसको वाई अक्ष बोलते हैं। अब एक्स अक्ष पर हम इन मानों को प्रदर्शित करेंगे, यानी 0 को, 5 को, 0 को, 5 को, 10 को, 15 को, 20 को और 25 को प्रदर्शित करेंगे। और वाई अक्ष पे हम इन मानों को प्रदर्शित करेंगे। तो इन मानों को प्रदर्शित करने के लिए हमने कुछ भी मान सकते हैं, आप अपने हिसाब से पैमाना सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने माना है ये 0 रहता है, ये यहाँ पर 20, 40, 60 यानी 20-20 का अंतर देकर के हमने पैमाना मान लिया है। चूँकि सबसे बड़ा अंक 167 है इसलिए हम 180 तक ले गए हैं। अब आपका देखिए 0 एक्स अक्ष पे 0, उसका वाई अक्ष पे मान है 167, तो यहाँ पर 0 है। और वाई अक्ष पे देखेंगे तो यहाँ पर 160 के ऊपर 167 मिल जाएगा, यानी एक बिंदु यहाँ लगा लेंगे। दूसरा 5, एक्स अक्ष पे 5 और वाई अक्ष पे 150, तो एक्स अक्ष पे ये 5 हो गया, ठीक इसके ऊपर वाई अक्ष पे 150 वाला एक बिंदु ले लेंगे जिसका निर्देशांक होगा 5, 150। इसी तरह 10 पे 130, यानी जहाँ पे 10 होगा एक्स अक्ष पे 10, उसके ठीक ऊपर वाई अक्ष पे 130 वाला बिंदु ले लेंगे। यहाँ से देख लेंगे 130 कहाँ पे है और इसका निर्देशांक 10 कम 130 हो जाएगा। शेष क्रिया इसी तरह करेंगे। 15 पर 104 लेना है और 20 पर 62 लेना था और 25 के ऊपर 25, एक्स अक्ष पे 25 और वाई अक्ष पे 28 लेना था, तो यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा। अब हस्त मुक्त यानी स्केल की सहायता नहीं लेना है, बिना स्केल की सहायता से अपने हाथों से सभी बिंदुओं क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ये एक अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्र मिल जाएगा। इसको तोरण भी कहा जाता है, संचयी बारंबारता वक्र कहिए या तोरण कहा जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब तोरण आप खींचेंगे अधिक प्रकार वाला तो आपको ऊपर से एक रेखा आती हुई मिलेगी, और कम प्रकार का जब खींचेंगे तो नीचे से ऊपर जाती हुई रेखा मिलेगी।